गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 22 मई और 22 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किसी कारणवश 21 मई जो कल की वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो आज की वीडियो में हम 21 मई और 22 मई दोनों के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, इसको शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखें। जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी फैक्ट्स आपके एग्जाम में आपसे ना छूटे। साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम क्या करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो 2 मार्क्स आपके फ्री के मिल जाएंगे, इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है। बात करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें। आपको पता होगा वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा और मोटिवेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन नीचे रेड बटन दे रखा होगा, उस पर प्रेस करना है। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें। बेल बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी तक अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है। भारत का स्थान अभी तक 11वां है। और आप देखेंगे मैक्सिको में अब सबसे ज़्यादा मरीज कोरोना वायरस के मिल रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 3584 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 66,000 लोग अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं। लगभग 50,000 लोग रिकवर कर चुके हैं या फिर ठीक हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भारत के लिए, लेकिन अभी भी आपको लॉकडाउन 4.0 का पालन करना है। साथ ही साथ कोरोना वायरस के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में कोरोना वायरस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो वो क्वेश्चन वेब पोर्टल से बन सकता है या फिर वो क्वेश्चन योजनाओं से बनेगा। तो अलग अलग राज्यों की सारी योजनाएं आपको याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा सत्र आयोजित हुआ? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो सभा आयोजित की जाती है तो उस सभा का 73वां सत्र आयोजित किया गया। आपको पता होगा हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को अध्यक्षता मिली है WHO की। इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। और जो अध्यक्षता मिली है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की उसमें अध्यक्ष कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे हमारे स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का नाम। WHO चर्चा में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि हाल ही में 123 देशों ने कहा है कि जो भी चीन के वुहान लैब से जो कोरोना वायरस निकला था उसकी जांच करी जाए। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान और नेपाल, ये दोनों तीनों देश अब जाके चाइना का साथ दे रहे हैं और ये उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो अब 1 साल के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो अध्यक्षता मिली है वो मिली है भारत को। और अध्यक्ष कौन रहेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और सभा कौन सी आयोजित की गई है? तो वो की गई है 73वीं सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन की। WHO की बात करें तो WHO हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कब स्थापना हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हाल ही में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा बना है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले स्टार मार्क कर ले इस क्वेश्चन पे। तो आपको पता होगा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन पूरे विश्व में था, भारत ही नहीं पूरे विश्व में था लॉकडाउन। तो उसके बाद पहला ऐसा खेल इवेंट है जिसको आयोजित किया जा रहा है लॉकडाउन के बाद। तो ये है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको BFL भी दे सकता है, BFL भी दे सकता है। एक जर्मनी की फुटबॉल लीग है ये और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुटबॉल लीग है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी लीग होती है? तो वो है फीफा, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एक कंट्री की बात करें तो जर्मनी की सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉल लीग होती है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। तो कोरोना वायरस के कारण पहली बार लॉकडाउन के बाद ये फुटबॉल लीग आयोजित की जा रही है। अब इसमें कैसे आयोजित की जाएगी ये? तो जो भी प्लेयर आएंगे उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। साथ ही साथ सप्ताह के अंदर 2 या 3 बार उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा
कि अगर वो व्यक्ति पॉजिटिव तो नहीं है। साथ ही साथ जो उनको पूरा का पूरा एहतियात सैनिटाइज किया जाएगा जहाँ पे वो खेलेंगे। और साथ ही साथ आप एक चीज़ याद रखें कि इसके बाद जो आईपीएल है अपने भारत में आयोजित किया जाता है, आईपीएल के ऊपर भी प्रस्ताव लाने की योजना है कि आईपीएल को भी इसी की तर्ज पर भारत में स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा आईपीएल करवाने से भारत को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग लॉकडाउन के बाद दुनिया का पहला खेल इवेंट बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है? तो कक्षा 10वीं की शेष परीक्षा रद्द करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ऐसा पहले एक राज्य और कर चुका है जो कि छत्तीसगढ़ है, जिसने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी, जो कि प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर रिजल्ट जारी करेगा। अब कक्षा 10वीं में क्या हुआ वहाँ पे मध्य प्रदेश में कि कुछ एग्जाम्स हो गए थे, लेकिन कुछ एग्जाम्स लॉकडाउन की वजह से कंडक्ट नहीं करवाए गए। तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए गए उनके मार्क्स प्री बोर्ड से रिजल्ट जारी करा जाएगा और ये आयोजित किया जाएगा कि जो अगला सेशन है उसमें कितना टाइम आगे बढ़ाया जाए। ये भी वहाँ पे मध्य प्रदेश में इस चीज़ की भी पहल चल रही है। साथ ही साथ हाल ही में हमने मध्य प्रदेश से डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है। साथ ही साथ 11 रुपये में मास्क बनाने वाली जो शहरी महिलाएं हैं उनके जो मास्क हैं वो 11 रुपये में सरकार खरीदेगी। साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान ने अपने पुराने कार्यकाल में एक योजना स्टार्ट करी थी जिसको सीएम संबल योजना बोला जाता था। तो फिर से कमलनाथ की सरकार को हटाकर जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है फिर से वो संबल योजना मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। एक मिलेगा कि जो नर्मदा महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो नर्मदा महोत्सव आयोजित किया जाता है अमरकंटक में। और अमरकंटक कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखें कि मध्य प्रदेश में ही हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। तो उसमें कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी उसमें, भोपाल गैस त्रासदी में। साथ ही साथ कंपनी का नाम पूछता है भोपाल गैस त्रासदी का, तो कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। अब एक क्वेश्चन और आप याद रखें मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में आपको 4 या 5 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा मिलेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मिलेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों के तीनों आप याद रखें। टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। राजधानी मिलेगी आपको भोपाल। मंदिर मिलेगा आपको महाकालेश्वर का मंदिर, खजुराहो का मंदिर। साथ ही साथ गुफाएं मिल सकती हैं, भीमबेटका की गुफा मिल सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कि जो मध्य प्रदेश से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। गलती से भी या फिर जल्दबाजी में कमलनाथ पर टिक ना कर दें, शिवराज सिंह चौहान बने हैं मुख्यमंत्री। राज्यपाल हैं लालजी टंडन, और जो भोपाल की हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीश बने हैं अजय कुमार मित्तल, जो कि 2019 में बने थे। तो ये फैक्ट्स हुए मध्य प्रदेश से, इंपॉर्टेंट है, याद रखने। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके पहले तो इसको क्वेश्चन को याद कर लें। पहला हमने राज्य बताया था गोवा, और केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख। इस चीज़ को आप याद रखें, लद्दाख बना है पहला केंद्र शासित प्रदेश, और पहला राज्य कौन बना था? गोवा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब लद्दाख के बारे में पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। शायद आपको याद रहे या नहीं याद है कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो माइंड में रिकॉल करें, लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा किशन माथुर। क्योंकि लद्दाख इससे पहले एक राज्य था जो कि जम्मू कश्मीर टेरिटरी में ही आता था, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग टेरिटरी है। तो दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए वहाँ पर उपराज्यपाल हैं। तो लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा किशन माथुर, जिनको आर के माथुर भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए तो। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आप याद रखें,
एक ऑप्शन में गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भी दिया गया होगा, तो उससे कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब इनको राज्य राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, मतलब कब धारा 370 हटी, तो ये हटी थी 5 अगस्त 2019 को। इस चीज़ को याद रखें, ये डेट याद रखें, ग्रुप डी में इस तरह की क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख और पहला राज्य बना था गोवा, जो कि कोरोना मुक्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है, तो हाल ही में फ्लिपकार्ट जो कंपनी है उसने समझौता किया है विशाल मेगा मार्ट के साथ। आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से होम डिलीवरी स्टार्ट की गई है, जिसमें रेस्टोरेंट और जितने भी आपको सामान चाहिए वो घर बैठे उपलब्ध होंगे। और अहमदाबाद ऐसा शहर बना था जिसने कैश पेमेंट को प्रतिबंधित किया था। अगर आपको कोई चीज़ होम डिलीवरी से मंगानी है तो आप सिर्फ उसका डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे, इन तीनों के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे, कैश पेमेंट नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा कि अभी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है। तो इसलिए फ्लिपकार्ट ने विशाल मेगा मार्ट के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी के शीर्ष स्ट्रीमिंग अधिकारी केविन मेयर किस कंपनी के सीईओ बने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आपको सारा का सारा बताया जाएगा। तो हाल ही में केविन मेयर जो कि वॉल्ट डिज्नी के शीर्ष स्ट्रीमिंग अधिकारी थे, वो टिकटॉक के सीईओ बने हैं। टिकटॉक आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि टिकटॉक की वर्तमान में भारत में हालत क्या हो चुकी है। ये एक चाइनीज़ ऐप है और चाइना की कंपनी से बनाया हुआ ऐप है। और कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था लगभग 4 साल पहले, लेकिन भारत में टिकटॉक इंडिया के नाम से ये लगभग 3 साल पहले आया था भारत के अंदर। पहले इसकी रेटिंग लगभग 5% से थोड़ी सी कम थी, लेकिन वर्तमान में इसकी रेटिंग 1.5 से भी कम होती जा रही है। तो ये चाइनीज़ ऐप है और आपको पता होगा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की जो पहल की थी मोदी जी द्वारा, उसके बाद स्वदेशी अपनाने की जो बात की गई थी, तो उसके कारण टिकटॉक का यूसी ब्राउज़र का आर्थिक बहिष्कार भी किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। तो टिकटॉक के सीईओ बने हैं केविन मेयर, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ, वे कौन थे, तो रत्नाकर मतकरी का निधन हुआ, वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। इनका नाम आप याद रखें, रत्नाकर मतकरी। थोड़ा सा नाम अजीब है इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो एक प्रसिद्ध लेखक थे। हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है, तो पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीयू भी बोलते हैं। आप सभी को पता होगा डीयू की फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हिंदी में बोले तो दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप याद रखें, इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। साथ ही साथ वर्तमान में कुलाधिपति कौन होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उपराष्ट्रपति होते हैं कुलाधिपति, और उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। साथ ही साथ कुलपति का नाम आप याद रखें, कुलपति इंपॉर्टेंट है। कुलपति का नाम है प्रोफेसर योगेंद्र कुमार त्यागी। ये सारा का सारा पीडीएफ में मेंशन है, लेकिन अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र कुमार त्यागी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कुलाधिपति कौन है, तो कुलाधिपति हैं वेंकैया नायडू। इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों की याद में समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है। आपको पता होगा प्रवासी मजदूरों की जिस तरह से हालत हो रही है, लगभग 14 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन एक घटिया राजनीति के कारण वो रोडों के ऊपर ही लगभग लोगों की मौत हो रही है या फिर वो पैदल चलने पे मजबूर हो रहे हैं। तो उनकी याद में समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया है भारतीय डाक ने, और भारतीय डाक वर्तमान में चर्चा में बना हुआ है। आपको पता होगा आईसीएमआर ने भारतीय डाक के साथ समझौता किया है, तब जाकर जो किट हैं
जो कोरोना टेस्ट किट है वो अलग अलग राज्यों की लैब में पहुंचाई जा रही हैं। तो इसलिए भारतीय डाक काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। तो श्रमिकों की याद में विशेष डाक कवर जारी किया है भारतीय डाक ने। स्थापना याद रखें आप 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। और कई बार मैंने बता दिया है कि भारतीय डाक का जनक किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। क्यों? क्योंकि इसी से 1 साल पहले अगर आप जाएंगे 1853 में, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा कि 1853 में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से ठाणे। तो उस टाइम कार्यकाल किसका था? तो उस टाइम कार्यकाल था लॉर्ड डलहौजी का। ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारतीय डाक का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय रेल का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी से, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हिंदी में बोले तो हड़प की नीति। पहले क्या होता था, एक अलग राज्य को हड़प लिया जाता था अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, साथ ही साथ कवर करवा दिया है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको भारतीय डाक का? ये मिलेगा आपको नई दिल्ली डाक भवन के पास, नई दिल्ली में। साथ ही साथ मंत्रालय कौन सा आता है भारतीय डाक में? तो संचार मंत्रालय आता है डाक विभाग के अधीन। संचार मंत्रालय के अधीन आता है भारतीय डाक विभाग। इस चीज को आप याद रखें। हाल ही में बॉब वॉटसन का निधन हुआ। वे, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, वे किस खेल से संबंधित थे? तो बॉब वॉटसन का निधन हुआ है, ये बेसबॉल से संबंधित खिलाड़ी थे जिनका निधन हुआ है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो वे वॉटसन है इनका निकनेम क्या था? इनका निकनेम क्या था? तो इनका निकनेम था द बुल। ये इंपॉर्टेंट है, इनका निकनेम याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बॉब वॉटसन का निकनेम है द बुल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में नरेडको NAREDCO के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? सबसे पहले इनका नाम आप याद रखें, इनका नाम है राजेश गोयल। ये बनाए गए हैं NAREDCO के महानिदेशक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये है नेरेडको की फुल फॉर्म। महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? राजेश गोयल, इनका नाम आप याद रखें। हाल ही में किस सरकारी बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है? तो सरकारी बैंक है कैनरा बैंक, जिसने ये सुविधा शुरू की है कि वो गोल्ड पे लोन भी देगा। ये स्टार्ट किया गया है क्योंकि आपको पता होगा इकोनॉमी काफ़ी गिर रही है, तो गोल्ड लोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि लिक्विडिटी, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है तो लिक्विडिटी मेंटेन रहती है गोल्ड लोन से। और हाल ही में आपने देखा होगा कि जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, तो 2015 में सबसे बड़ी नीति आई थी गोल्ड लोन मोनेटाइजेशन की। तो उसके बाद गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है वर्तमान में कैनरा बैंक ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर का है बेंगलोर में। MD एंड CEO कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर, हाल ही में नियुक्ति हुई है, इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन याद रखें आप, चेयरमैन है TN मनोहरन। चारों चीजें याद रखें। स्थापना 1906 में, मुख्यालय बेंगलोर में, MD CEO लिंगम वेंकट प्रभाकर, चेयरमैन है TN मनोहरन। और बैंक लोन कौन सा बैंक है गोल्ड लोन की सुविधा देने वाला? कैनरा बैंक, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में किस देश ने अपने नए मानचित्र में काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 का। तो काला पानी विवाद सबसे पहले किस देशों के बीच में है? तो ये है भारत और नेपाल के देशों के बीच में। आपने देखा होगा भारत का नक्शा, अगर देखा होगा तो नेपाल के क्षेत्र से एक नदी विवाद है भारत की। तो नदी विवाद में क्या हुआ कि जो ये नदी बहती है, ये नदी बहती है, तो इसके उत्तर का इलाका भारत कहता है कि ये नेपाल का है, लेकिन पश्चिम का इलाका भारत का है। लेकिन जो नेपाल कहता है वो कहता है कि ये पूरा इलाका हमारा है। तो ये है काला पानी विवाद।
उस नदी के चारों तरफ। अब आपने देखा होगा क्या हुआ कि भारत में अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना होता है तो आप पूरा घूम कर जाते हैं, उत्तराखंड से घूमते घूमते, सिक्किम से घूम के, पूरा नेपाल घूम के, तब आपको कैलाश मानसरोवर यहाँ पे जाना पड़ता है। लेकिन भारत ने क्या किया कि भारत ने उत्तराखंड के पास से एक दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, तो वहाँ से भारत ने एक 24 किलोमीटर की रोड बना दी है यहाँ से। तो इस रोड के कारण भारत ने और नेपाल में तनाव हो रहा है, आपको पता होगा। और नेपाल ने जो नक्शा जारी किया है उसमें जो काला पानी का क्षेत्र है उस पर अपना दावा किया है। तो भारत में और नेपाल में काला पानी क्षेत्र का विवाद है, इस चीज़ को आप याद रखें नेपाल में। साथ ही साथ नेपाल से आपको एक क्वेश्चन याद रखना है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है आरआरबी एनटीपीसी में कि माउंट एवरेस्ट ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल के अंदर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखें। ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसके जितने फैक्ट्स एक्स्ट्रा बताए जाते हैं वो सारे के सारे वही हैं जो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखें 8,848, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। जितनी भी ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला हैं जैसे धौलागीर हो गई, एवरेस्ट हो गई, तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नेपाल के अंदर। एक मंदिर आपको मिलेगा नेपाल के अंदर जो मिलेगा पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न ज्योतिर्लिंगों में से ऐसा कौन सा है जो भारत में स्थित नहीं है, तो ऐसा पशुपतिनाथ ऑप्शन में दिया गया होगा जो भारत से बाहर नेपाल में स्थित है। नेपाल की राजधानी मिलेगी आपको काठमांडू। नेपाल की मुद्रा मिलेगी आपको नेपाली रुपया। और प्रधानमंत्री कौन मिलेंगे? केपी शर्मा ओली, ये चर्चा में बने हुए हैं, इनका नाम आप याद रखना। राष्ट्रपति मिलेंगी आपको विद्या देवी भंडारी। साथ ही साथ काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है, तो काठमांडू से आपको एक चीज याद रखनी है कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है? शार्क का। और शार्क की हमने वीडियो बना के रख रखी है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। और अभी हम डिस्कस कर लेते हैं शार्क को, वहाँ से आप डिटेल में याद कर सकते हैं, वो ट्रिक वाली वीडियो है संबंधित देशों की। और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फर्दर। शार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। मुख्यालय कहाँ मिलेगा आपको? काठमांडू, नेपाल में। सदस्य देश जो कितने हैं? 8 देश हैं। पहली बैठक कब हुई थी? 1985 में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना हुई थी ढाका, बांग्लादेश में, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। इस तरह से कंफ्यूज करता है। शार्क का मुख्यालय पूछ लेगा और एक शिफ्ट में क्या पूछ लेगा? शार्क की स्थापना कब हुई थी। तो आंख बंद करके शार्क का मुख्यालय काठमांडू ना लगाएं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। अब ये जो 8 देश हैं इनके बारे में आप याद करें। 8 देश कौन से हैं? सबसे पहले बात करें अपना देश भारत की, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो भी भारत के पड़ोसी देश है वो सारे के सारे इसके मेंबर्स हैं। एक चाइना को छोड़ दें, बाकी ये जो 8 कंट्रीज़ हैं ये शार्क की मेंबर्स हैं। और आपने देखा होगा हाल ही में मोदी जी ने शार्क फंड भी स्टार्ट किया था जिसमें भारत का कंट्रीब्यूशन 10 मिलियन का था। उसके बाद श्रीलंका का कंट्रीब्यूशन आया 5 मिलियन का, उसके बाद पाकिस्तान का आया था 3 मिलियन का। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है शार्क के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम, तो वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।